नमस्कार साथियों, आप सभी का तसव्वुर में हार्दिक स्वागत है। बस कुछ क्षणों के अंतर्गत हम अपनी कार्यशाला शुरू करेंगे। धन्यवाद। आप सभी प्रतिभागियों का सभा में जल्दी प्रदान करने के लिए धन्यवाद। हम बस कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम शुरू करेंगे। जैसे ही हमारे अतिथि वक्ता आते हैं, हम 5 मिनट के अंदर कार्यक्रम शुरू कर देंगे। आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे साथ इस सभा में बने रहिए। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने माइक को ऑफ रखें जब सभा प्रारंभ हो और डिसिप्लिन को बनाए रखिएगा। माइक नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है चिराग से। नमस्कार चिराग जी, आपका
तसव्वुर में हार्दिक स्वागत है। अब आ रही है मेरी आवाज आ रही है भाई? हाँ जी आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है। चलिए बेहतर बेहतर बेहतर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की सभा को। नमस्कार भाई, नमस्कार। जी बिल्कुल। वैसे ही हमें काफी देर हो गई है, मेरे ख्याल से कितने पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ? अभी हमारे पास 30 लगभग लोग जुड़े हुए हैं और हो सकता है आगे भी और लोग जुड़ जाएं। जी बेहतर। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस आपके एनुअल फेस्ट के इनेकाद पर। तो अब इंट्रोडक्शन का भाई, मेरा नाम चिराग शर्मा है और छोटे शेयर कह लेता हूँ, इससे ज्यादा कोई मुमकिन नहीं है और मेरे ख्याल से वक्त की गुंजाइश भी नहीं है। और आप लोगों से जो तारुफ है, हालांकि आपके बहुत ज्यादातर लोगों के सबके कैमरास ऑफ हैं और नाम तो मैं देख पा रहा हूँ फिर भी, लेकिन तारुफ आपके रेस्पॉन्सेस से हो जाएगा इंटरेक्शन के दौरान। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग इसमें मौजूद हैं वो पोइट्री में, उर्दू शायरी में दिलचस्पी रखते होंगे। हाँ जी जरूर। अच्छा, तो उद्देश्य भाई, आप यहाँ मॉडरेट कर रहे हैं ना आज? हाँ जी। तो अगर मुमकिन हो तो अगर यहाँ सब पोइट्री में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं तो थोड़ा सा इंटरेक्शन रखें साथ में, ताकि मुझे महसूस हो कि मैं जिंदा लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, अगर मुमकिन हो तो। और आपके कुछ सवालात भी हैं तो मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब दे सकूं। अब मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आप लोग किस हद तक, मुझे बताया कि आप लोग काफी हद तक शायरी से वाकिफ हैं, तो मुझे बात कहाँ से शुरू करनी चाहिए इसका आप मुझे कुछ अंदाजा दें कि आप शायरी के बारे में क्या जानते हैं, अरूज से कितना वाकिफ हैं। आप में से मोस्टली लोग शायद खुद भी लिखते होंगे। हाँ जी, हमारे कितने लोग हैं जो खुद शायरी करते हैं? आप सभी से दरख्वास्त है कि सभी पार्टिसिपेंट्स जो हैं चैट्स में अपना अपने जवाब देते रहें। यार मुमकिन हो तो यार उससे दें, चैट्स में ना दें। बाकी आप जैसा जैसा बेहतर समझें। माइक ऑन कर लीजिए अगर आप कैमरा ऑन नहीं भी करना चाहें तो, मुझे थोड़ी सी आसानी होगी। अच्छा, शेर कितने लोग, जो शेर कहते हैं, आप में जो लोग भी शेर कहते हैं वो मुझसे मुखातिब हो। नमस्कार सर, एक हाथ तो लिखा था जी सर, एक हाथ तो लिखा था बीच में। अच्छा, तो आपने शेर, अच्छा आप लोग जानते हैं कि शेर में या पोएट्री में क्या है डिफरेंस, क्या है, शेर क्यों अलग है अपने आप में? गजल के बारे में अगर चलिए हम शुरू से डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ ज्यादातर लोग हैं वो उर्दू की ट्रेडिशन से वाकिफ नहीं है, मुझे इस बात का एहसास हुआ, होते तो शायद आप लोग बताते। तो उर्दू जो पोइट्री है, दुनिया में हर जबान में शायरी हुई है, इसी तरह उर्दू की जबान में भी शायरी हुई है, लेकिन बहुत देर से शुरू हुई क्योंकि ये जबान बहुत नई थी। लेकिन इसकी जो शायरी है वो बाकी जबानों से कुछ अलग है। बहुत सी जबानें ऐसी हैं जहाँ पे मीटर्स में पोइट्री होती है, यानी कि एक नपी तुली बहरों में शायरी होती है, लेकिन उर्दू की शायरी बगैर बहर के इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। आज हमारा जो उन्वान है इसका तस्वुर है, तो आप ये जानिए कि बगैर बहर के, बगैर मीटर के उर्दू की शायरी का तस्वुर नहीं है, कम से कम क्लासिकल शायरी में। आज एक आजाद नज्म है, एक सेंस जो उग के आई है नई, उसमें कुछ इम्कानात नजर आते हैं, लेकिन जो दीगर असनाफ हैं उर्दू की वो अपने आप में बहुत मजबूत हैं बहर की बुनियाद पर। तो बहुत सारे टाइप होते हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको जो बात समझ में ना आए वो मुझे बता दें, अगर कोई लफ्ज, कोई बात आपके समझ में ना आए तो मुझे बता दें कम से कम। तो जैसे हिंदी शायरी में होता है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं, दोहे होते हैं, कवित्व होते हैं, सवैया छंद होते हैं, तो तमाम होते हैं, इसके असनाफ होती हैं शायरी की, विधाएं जिन्हें कहते हैं। तो उर्दू में भी बहुत सारी विधाएं हैं। क्लासिकल वक्त में जब उर्दू शायरी का उद्गम हुआ तो उस वक्त में बहुत तमाम असनाफ थी, मसनवी, दोहा था और शेर थे, मरसिए थे, गजल तो थी ही, नज्म की शायरी में भी मरसिए थे और मसनवियां थी, बहुत सारी विधाएं थी। लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो बेशतर गजल के बारे में करेंगे। आज की दुनिया में, हाँ रुबाई थी, बिल्कुल रितेश साहब ने बताया, रुबाई बहुत बहुत एक अहम असनाफ है, सिन्फ है वो उर्दू शायरी की, और ना सिर्फ उर्दू शायरी की, फारसी में बहुत काम हुआ रुबाई पे। तो ये जो उर्दू शायरी है ये पर्शियन पोइट्री से और अरेबिक पोइट्री से बहुत ज्यादा असरअंदाज हुई। तो इसमें एक जो सिन्फ है गजल, जो इसकी सबसे महबूब तरीन सिन्फ में आती है। आजकल जितनी तबाह आजमाई की जाती है, लोग कोशिशें करते हैं, उसमें बेशतर लोग गजल कह रहे हैं, जिसे आप शेर कहते हैं वो गजल का एक हिस्सा होता है। तो एक इसका एक पार्ट है गजल,
अब गजल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे। आपने गजल का नाम तो सबने सुना होगा यहाँ, जी जी। है ना? जी जी। शेर सुने होंगे। देखिए गजल क्या होती है, वो कलेक्शन होती है, बहुत सारे शेर होते हैं जिसमें एक ही मीटर के मीटर उसकी ट्यून होती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन छोटी छोटी बातों के बारे में हम जाने। देखिए बहुत कम वक्त है, मैं इसलिए इसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ। मुझे बताया कि आप लोग वजन के बारे में और अरूज के बारे में जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, बढ़ जाते हिस्ट्री डिस्कस करते, जबान कहाँ से पैदा हुई, इसकी शायरी किसने शुरू की, वो भी तरीका है। हम अमीर खुसरो को याद कर सकते हैं, मीर तकी मीर को याद कर सकते हैं, गालिब को, दाद को, लेकिन अब वो किसी और दिन करेंगे। आज हम अरूज पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना? अगर आप लोग चाहें तो जैसा आप चाहेंगे वैसा हम बात शुरू करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब हमारे पास हार्डली 45 मिनट है, तो हम अरूज की तरफ ही बात करें। आप लोग मीटर में लिखना चाहते हैं, लिखते हैं आप लोग? बहुत से लोग तो बताया मुझे अभी मीटर में लिख रहे हैं। बहुत से तो लोग हैं क्या होता हमारे है जो कि शहर में लिखना है। बहर में लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दरअसल अगर आप गजल की शायरी कर रहे हैं तो आप बेबहर कर ही नहीं सकते। आप ये जानिए, बेबहर गजल नहीं होती है, आपको बहर समझना पड़ेगा। सिर्फ जो दो मिसरे होते हैं, जो दो लाइनें होती हैं, हम उन्हें शेर समझ लेते हैं। और अक्सर हम सोचते हैं कि शेर कहने का तरीका है भाई कि हमने जो बात कहनी तो दो मिसरों में कह ली और हमारी बात पूरी हो गई और वो शेर हो गया। बात भी ठीक है, दो मिसरों में बात करना शेर होता है, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ चीजें नजर आती हैं, वो राइम होती है कि यार कहीं कहीं वो राइम कर जाते हैं आपस में, कोई लफ्ज तुक मिल जाती है। कभी कभी उसके पीछे एक हिस्सा ऐसा भी नजर आता है। रितेश भाई व्हाट्सएप पे कुछ कह रहे हैं, यार यहीं पे कह दीजिए अगर आप मौजूद हो तो। जी मैं यही कह रहा था कि आप वक्त की बात कर रहे हैं, हमारे पास हम वक्त की कोई कमी नहीं, अगर आप चाहें आप जितना वक्त लेना चाहे ले सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे अगर आप चाहते हैं, तो उसके बाद हम हिस्ट्री पे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन पहले अरूज मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में कितनी दिलचस्पी है अरूज को लेकर, क्योंकि मेरा मकसद यही था आज कि आप लोगों से बहर की जो दिलचस्पियां हैं वो देखी जाएं। जी मुझे बताया गया कि आपके यहाँ पे अरूज सिखाया भी जाता है बच्चों को, नए लोगों को जो लिखना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर मालूम हो, कोई बहर में शेर कहता हो तो बीच बीच आप रोक सकते हैं बात को, अपना कोई शेर भी सुना सकते हैं, आपको ये भी इजाजत है, और मैं दाद भी दूंगा। अच्छा भी होगा, नहीं भी होगा, तब भी दाद मिलेगी आज आपको शेर सुनाने के ऊपर सिर्फ। तो आप ये समझिए। अच्छा, और कुछ लोग अगर चाहें तो अपना कैमरा ऑन कर लें, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। आप लोग सोचिए ना, तस्वीरों से भी बातें नहीं, कोई आप में से बहुत पार्टिसिपेंट बेस्ट, रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरा ऑन कर लें। दो चार कर लें काफी है बस, ठीक है? जो लोग शेर कहते हैं वो कर लें तो बहुत अच्छा, जो लोग अगर शेर कह रहे हैं वो कर लें तो उन्हें भी बहुत लुत्फ आएगा फिर। तो शेर में हम अब तक ये जान रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे ये बहर क्या भला है भाई। हमने तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आप मोदी जी को सुन रहे हैं शायद, खैर वो ज्यादा जरूरी बातें हैं, लेकिन कुछ कम जरूरी बातें कर ली जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई शेर में हमें दो लाइनें होती हैं, मालूम है, दिख जाती हैं साफ साफ। अगर हम शेर पढ़ेंगे तो काफिया भी हमें दिख जाता है लिखा हुआ कि यार ये महक और सड़क का काफिया है सामने, तो हमें दिख गया ये तो लिखा हुआ। हमें रदीफ भी दिख जाती है, जिसे हम सफिक्स सफिक्स कहते हैं ना, जो आप में सेम पार्ट आता है उसे हम रदीफ कहते हैं, वो भी हमें दिख जाती है। जो नहीं दिखती है वो एक भूतिया चीज होती है बहर, वो दिखती नहीं है शेर में अगर हम कागज पे लिखें तो। वो तो आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक ट्यून का कॉन्सेप्ट क्लियर, तब आपको बहर साफ साफ नजर आने लगती है कि यार इसमें एक बहर भी है। वो रूह की तरह होती है, जैसे एक जिस्म में बगैर गजल का जिस्म है, अगर किसी गजल के शायर का जिस्म, तो उसमें तो बहर की रूह होनी चाहिए, बगैर बना वो मुर्दा होता है वो जिस्म। लेकिन रूह नजर नहीं आती, बहर भी नजर नहीं आती। लेकिन अब आप देखेंगे, आप मुशायरों में, मुशायरे सुनते होंगे आप में से ज्यादातर लोग, तो उसमें देखा है बहुत से लोग तरन्नुम से गाते हैं। जो शेर पढ़ते हैं ना, बहुत से लोग तरन्नुम से गा के पढ़ते हैं। तो आपको अजीब नहीं लगता कि ये पूरी गजल पढ़ लेते हैं और एक ही धुन पे पढ़ लेते हैं, हर मिसरा एक ही धुन पे आ जाता है उनकी गजल का? ये जो मुमकिन है, ये जिसने मुमकिन किया वही रूह है बहर कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि लफ्ज एक मात्रा के इस सीक्वेंस में आते हैं, एक एल्गोरिथम होती है इस तरह की कि वो सारे मिसरे उनका वजन बराबर होता है। क्यों ना आप उन्हें मैथमेटिकली तोल के देखेंगे तो सबकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई बराबर होती है। यही चीज बहर होती है, एक साउंड की अंडरस्टैंडिंग है। अगर मानिए हम क्लैपिंग भी कर रहे हैं तो हम एक सीक्वेंस करेंगे ना, तो आपको समझ में आया कि मैंने किस सीक्वेंस में क्लैप बजाया?
तीन 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 इस टुकड़ों में मैंने क्लैप बजाया। तो एक सीक्वेंस जो समझना है, एक आवाज का सीक्वेंस कि आवाज कैसे कैसे रुकती है, एक सीक्वेंस में चलेगी। ये कहाँ बड़ी लंबी हो जाती है, कहाँ छोटी हो जाती है, कहाँ डीप हो जाती है, इसकी ही अंडरस्टैंडिंग हमारे कान समझ लेते हैं। बहुत देर तक अगर पानी की बूंद पत्थर पे गई एक सीक्वेंस में, आप उसे अगर क्लॉक से आप इंजीनियर लोग होंगे बेशतर, तो अगर आप उसे टाइमली अगर एक ड्रॉप गिर रही है एक इंटरवल पे, तो वो भी एक साउंड पैदा करती है, और आप सो रहे भी रहे हो तब भी आपको अंदाजा होगा ये कितनी देर में एक बूंद गिरती है, एक धुन पैदा होती है। तो वो जो धुन है वो बहर होती है। ये आपको समझ में आया कि बहर क्या चीज है? अगर वो आपको कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं बहर क्या चीज है। इससे ज्यादा हम इसलिए डीप में नहीं जाएंगे कि बहरे बहुत है। अब मैं आपको पहले दिन ही बता के डराऊंगा नहीं कि इसमें बहुत बहरें होती हैं। और इसमें अब हम जो सबसे आसान काम सीखेंगे वो ये होता है वजन सीखना, क्योंकि बहर जो होती है उसमें लफ्ज फिट करने हैं। तो हमें पता, भाई हमें मालूम है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है कि 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1। तो हमें कैसे, अब वर्ड कैसे फिट करेंगे? तो हर लफ्ज का एक वजन होता है, उसका एक वेटेज होता है। तो यानी कि हम उस टुकड़े में उतने उतने वजन के लफ्ज लगते जाएंगे तो बहर पूरी हो जाएगी। हर लफ्ज का एक वजन होता है। जैसे कि आप में से कोई जना बोल रहा था कुशल, है ना? अभी कुशल गायब हुए तो मुझे कुशल नजर आए। तो कुशल लफ्ज का क्या वजन होगा? इसकी साउंड समझने की कोशिश कीजिए। कुशल, हमने दो हिस्सों में बोला ये लफ्ज। कु छोटी आवाज, शल बड़ी आवाज, दो टुकड़े थे इस आवाज के। आपने महसूस कर पा रहे हैं? आपको दिख रहा है एकदम वो कुशल, कुशल, छोटी आवाज और बड़ी आवाज। हमने दो हिस्सों में तोड़ रखा है पूरा आवाज। हमारे पास सिर्फ दो सिंबल्स होते हैं। हिंदी वाले लोग उसे 1 और 2 से बनाते हैं, और पाकिस्तान में डॉट और 1 से चलता है। छोटी आवाज के लिए डॉट, बड़ी आवाज के लिए 1। और हमारे यहाँ पे छोटी आवाज के लिए 1 चलता है और बड़ी आवाज के लिए 2। तो कुशल लफ्ज में दो आवाजें थी, एक छोटी एक बड़ी। तो कुशल का वजन हुआ 1 2। समझ में आया आपको? वजन कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे और कौन शेर कहते हैं बताइए? शेर कौन कहता है? कोई कहता है यहाँ पे शेर? सर एक आध लिखा तो था। जी सर। जी बुद्ध भाई, बुद्ध भाई अपने नाम का वजन बताइए क्या होगा? बुद्ध का बताइए, प्रकाश का छोड़िए अभी। बुद्ध का बा उ फिर धा, बुद्ध बुद्ध। सिर्फ दो आवाजें, एक आवाज है इसमें बुद्ध, बड़ी आवाज। सिर्फ इसका वजन होता है बुद्ध का 2, है ना? रितेश को तोड़ के देखिए आप कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं। रितेश, रे छोटी आवाज, ते बड़ी आवाज, श छोटी आवाज, 1 2 1 रितेश, है ना? इस अच्छा, आप जब उन्हें उठा के देखेंगे बहर, तो उसमें आपको वो कुछ अरबी के अल्फाज नजर आएंगे मुश्किल मुश्किल से, मफूल, फाइलात, मफाइल, फाइलुन, मुस्तफिलुन, मफूलात। तो ऐसे देख के मत घबराइए, ये बस आवाजें हैं। अगर भाई मुझे आप में से जैसे भाई रितेश है, तो मुझे फल ना करके मैं रितेश नाम रख दूंगा बहन में, अपने एक अरकान का नाम रितेश रख दूंगा, है ना? और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए कुछ इससे रिगार्डिंग, क्योंकि बहर में यार हम ज्यादा डीप में नहीं जा सकते। आप मजबूरियां समझिए कि हम एक एक बहर को डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो, मुझे स्पेशली बताया गया कि आप लोग बहर जानने में इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज हम पोइट्री की किसी और एक्सपेक्ट पे बात कर सकते थे बहुत आसानी के साथ। लेकिन ये जो सीखने वाली चीज है, बहुत ज्यादा लोग शायरी कर रहे हैं और बहुत कम अच्छी शायरी हो पा रही है। इसकी क्या वजह है? इतना ज्यादा जो टैलेंट है हमारे यहाँ पे, जो बिल्कुल फ्रेश टैलेंट है, वो मीटर नहीं समझना चाहता, और वो बहुत जरूरी चीज है। तो आपको वजन गिनना आ पा रहा है? आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि वजन कैसे गिना जाता है? छोटी बड़ी आवाज कैसे देखी जाएगी? भानु भाई आप बताइए, आपके नाम का क्या वजन होगा? भानु का बताइए, सिर्फ भानु। 1 2 भानु। हाँ भा पहले पहले 2, पहले 2 आना चाहिए, और नु छोटी आवाज तो एक नहीं। हाँ देखो, हिंदी में जो लफ्ज है वो बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने, भानु होता है, भानु नहीं होता। छोटे ऊ की मात्रा होती है भानु का। हाँ जी। तो 2 1 होगा इसका सही जो वर्ड होगा, उसका वजन होगा। और कोई बताएंगे भाई? अक्षय जी आपको समझ में आया? अच्छा, इनका जरा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है शाह वाला। तो अक्षय अगर हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो उसका वजन होगा 1 2। लेकिन उर्दू में शाह की आवाज को ऐसे नहीं पैदा होती, हमें दो हिस्सों में इसकी आवाज को तोड़ना पड़ेगा। अक्षय, तो यानी कि 2 2 फेलुन।
अक्षय, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम बहर में वजन भरते हैं, उस वजन के अल्फाज होंगे और वो उस पूरी बहर को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जैसे कोई हम एक मिसाल लेते हैं, कोई छोटी बहर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। एक बहर है बहर खफीफ, इसके अरकान होते हैं, देखिए डरेंगे आप थोड़ी देर, भारी भारी लफ्ज सुनाई आएंगे, है ना। मफूल, फाइलतुन, मफाइलुन, फेलुन, ये इसके अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा ना। अब आप देखिए फाइलातुन, पहले हम पहला वर्ड देख लेते हैं। फाइ बड़ा, फा, फा टू, ए वन, ला टू, तुन टू, टू वन टू टू, फाइलातुन। समझ में आई आपको बात? फाइलातुन, जैसे फाइ में अगर हम किसका वर्ड ले, फाइ पे भी 2-1 का भी एक नाम आया था, वो कौन था? 2-1 का एक नाम आया था, भानु, भानु, भानु आया था। फिर 2-2 का भी एक नाम आया था, अक्षय। तो फाइलातुन का वजन को हमें भरना होगा तो हम भानु अक्षय कह देंगे। हम क्यों याद रखेंगे यार, फाइलातुन इतना मुश्किल लफ्ज है, हमें क्या करना है इसका? अगर आपको समझना, भानु अक्षय कह लें। आपको बहर के रुकन याद करना, एक आपको धुन याद करनी है बस, वो साउंड का सीक्वेंस। फाइलातुन जाए, छोड़िए उसे, अब भानु अक्षय याद रख लीजिए। पहला उस बहर को याद जब करें तो आपके लिए पहले रुकन का नाम है भानु अक्षय, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसके मतलब क्या करना, हमें आवाज समझनी है। फाइलातुन, भानु अक्षय, है ना। फाइलातुन, मफाइलुन, फेलुन। अब मफाइलुन तो दूसरा रुकन है इसका, मफाइलुन, वो देखते हैं। मफाइलुन, म छोटी आवाज, फा बड़ी आवाज, ए छोटी आवाज, लुन बड़ी आवाज। 1 2 1 2, ठीक है। अब 1 2 का एक नाम आया था अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या था नाम? बुध, कोई तो था, कुशल। कुशल, बिल्कुल ठीक, कुशल। तो भानु अक्षय कुशल, कुशल हमें बनाना है ना। फाइलातुन, मफाइलुन, मफाइलुन में 1 2 1 2 है, हम 2 बार कुशल का नाम ले लेंगे। 1 2 1 2, कुशल, कुशल हो गया, हमारा दूसरा रुकन भी तैयार। भानु अक्षय कुशल, कुशल। अब आखिरी रुकन बचता है हमारा फाइलातुन। इसमें 3 रुकन हैं, जो 3 टुकड़े हैं इस बहर के, जो सबसे ये छोटी बहर है, सबसे छोटी तो नहीं, इसमें 3 टुकड़े थे। अब दोबारा सुनिए, फाइलातुन, मफाइलुन, फेलुन, ठीक है। फाइलातुन, मफाइलुन, फेलुन। फाइलातुन हमने बना लिया था भानु अक्षय, भानु अक्षय, ठीक। मफाइलुन कुशल, कुशल, और फेलुन। 2 का भी एक वर्ड आया था अभी, एक कोई जो फेलुन है ना, उसकी आवाज है फे और लुन, दोनों बड़ी आवाजें हैं, वो भी अक्षय ही था, है ना। भानु अक्षय, कुशल, कुशल, अक्षय। आप देखिए, अब इसे पूरी गा सकते हैं आप इसे, है ना। अब इसकी कोई, इस बहर का शेर आपको कोई मशहूर शेर याद हो, किसी गुलकार का ने गाया हो या फिर मुशायरे में सुना हो, किसी छोटी बहर का कोई शेर? अंजुम रहवर को सुना है किसी ने? सुनते हो अंजुम रहवर को? अंजुम रहवर शुरू में छोटे छोटे मिसरे पढ़ती हैं, उनका तो शेर मुझे याद नहीं है इस बहर पे, पर ये इस टाइप की वो गाती है ना, ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, है ना। तो कैसे गाती हैं, किसी ने सुना है उन्हें गाते हुए? या किसी और? अंजू रहमत जी का तो मुझे नहीं याद इस बहर पे, पर गालिब साहब का एक मशहूर शेर है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। बहुत अच्छा, गा सकते हैं आप उसे? कोई गा के पढ़ सकता है तरन्नुम से? मैं इसलिए उनका नाम लिया था अंजुम रहवर का कि वो गा के पढ़ती हैं। तो तरन्नुम का मैं आपको तरन्नुम समझाना चाह रहा हूँ कि तरन्नुम से कितनी आसानी होगी आपको। नदीम साहब जी का है वो, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या हो, वो तरन्नुम में गाती। चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसे करके गाती हैं अंजुम रहवर। हालांकि मैंने जिंदगी में कभी तरन्नुम में शेर नहीं पढ़े हैं, लेकिन चलिए आज ये भी सही। वो ऐसे करके पढ़ती हैं, ये किसी नाम का नहीं होता। ये जो है, ये जो धुन है, ये इस बहर की है। आप धुन कोई भी बना सकते हैं, इसकी बहर यही रहेगी, है ना। फाइलातुन, मफाइलुन, फेलुन। भानु अक्षय कुशल, कुशल, अक्षय। समझ में आई आपकी बात?
अब मुझे यार कहाँ मैं बाहर ये याद रखूंगा इतनी देर तक, फाइलातुन मफाइलुन फेलुन, इतने खतरनाक से अल्फाज हैं। हम तो ये याद रखेंगे ना, भानु अक्षय कुशल कुशल अक्षय। अब आपको कोई भी मिसरा इस वजन पे उतारना है तो आपको ये वजन पूरे करने हैं। ये इतनी अच्छी बहर है, इतने बढ़िया बढ़िया मिसरे होते हैं। अब गालिब का शेर जो याद कर रहे थे, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, गा लेंगे ना? भानु अक्षय कुशल कुशल अक्षय। तो अब आपको समझे कि बहर में मिसरा बैठाते कैसे हैं। हर वर्ड का एक वजन है, हमें उस वजन के जो अल्फाज हैं उस बहर में पूरे करने हैं, ऐसे बहर बन जाती है। कोई भी बड़ा शेर बेबहर नहीं होगा, आपने आज तक पढ़ा होगा। आप कोई शेर सुनाइए, उसकी कोई बहर होगी। आप कौन सा शेर बता रहे थे अभी अक्षय भाई? नदीम शाह जी का वो तरन्नुम ही पढ़ते हैं उसको। वो क्या शेर है? शेर है, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। देखिए इसके रुकन है फेलुन 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 फा, है ना? ये बहर मीर कहलाती है, हिंदी बहर भी कहते हैं ऐसे। तो अब भाई हमने अभी ये पूरी फेलुन फेलुन से बनी हुई थी, इसमें सारे सेम रुकन आ रहे थे, आपने देखा? तो अभी हमने फेलुन के लिए एक वर्ड था हमारे पास, क्या था वो? फेलुन टू टू अक्षय, है ना? तो आपको अगर चलिए आपका मिसरा तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा, एक मक्ता आपका तैयार हो जाएगा बगैर कोई लफ्ज लगाए। अब उसी बहर में अगर आपको शेर कहना है तो आपका शेर हो जाएगा अक्षय 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 अक्ष, आखिरी वाले अक्षय का अक्ष आएगा बस, आपका पूरा मिसरा बहर में हो गया। अब कैसे गाते हैं नदीम शाह? गा लो, कोई बात नहीं यार, जब मैंने गा लिया तो अब क्या मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, अक्षय 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 अक्ष। समझ में आ रही बात? पूरा मिसरा बहर में है आपका, ठीक है ना? कितनी आसानी से आपने पूरा मिसरा बहर में बना लिया। अब ठीक है यार, अब पूरे में अक्षय अक्षय कहोगे इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, इसमें कुछ और वर्ड लगाओ। अक्षय भाई शेर सुनाओ चुप रहने से क्या होगा, बन गया पूरा मिसरा, हो गया फेलुन 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 फा। कितना आसान है इसमें ये। अच्छा, आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, किस चीज के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं? इसमें सारे मिक्स है, मतलब पूरे कॉलेजेस के अलग अलग कोर्सेज के बच्चे हैं। तो आप सोचिए यार, ये तो 5th क्लास के स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स भी नहीं है, मतलब बहुत आसान चीज है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बहुत आसान चीज है। आप सोचिए कितने आसान है आपको सिर्फ। लेकिन हाँ, इसमें जो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वर्ड का वजन क्या होगा। आपको कोई भी वर्ड का वजन सुनते ही महसूस होना चाहिए यार, इसकी आवाजें ऐसे ऐसे हैं, छोटी आवाज बड़ी आवाज। अच्छा, दो ही तरह की आवाजें होती हैं, बाइनरी मामला है, छोटी आवाज और बड़ी आवाज, 1 और 2। दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल लफ्ज आप इन 1 2 में निपटा देंगे। कोई भी नाम, किसी का भी अपना नाम किसी को देखना चाहे, किसकी नाम का क्या वजन है तो पता कर लें, आप कोशिश करें। कौन रह गए यहाँ पे जिनकी शक्लें दिख रही हैं? अरिहंत रह गए भाई, अरिहंत। आइडिया है कुछ क्या होगा आपके? जी सर। आपके सर अरिहंत का वजन 1 1 2 1। नहीं नहीं नहीं, देखो, अर अर हंत 2 2 1 है ना, ता आखिर में रह जाता है, छोटी आवाज है, ठीक है? अरि अरि, देखिए वो जो ई है ना उसमें छोटी की मात्रा आती है अरि में, अरि अरि पूरी 1 2 हो गया, पूरी एक आवाज अरि हन त 2 2 अरि 2 2 1। अगर आप अरूज में जाएंगे तो इसके लिए आपको जो रुकन मिलेगा वो होगा मफऊल। मफूल हमें क्या करना है, मफूल याद करके हम तो अरिहंत याद रखेंगे, अरिहंत ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक है ना? तो आप लोग बस एक प्रैक्टिस करें, जो मैं नहीं करवा सकता यार, मेरे पे मुझे मालूम ही नहीं कितना वक्त बचा है, 15-20 मिनट जो भी है। तो लेकिन आप ये समझिए कि आप अपने, अगर आप पोइट्री करना चाहते हैं सिंसियरली तो आप अपनी मेहनत जाय ना करें। अगर आप 10-20 साल तक ऐसे ही लिखते रहेंगे और फिर कब किताब लाने का मन होगा, फिर आप कोई किताब लेके आ जाएंगे, वो बेबहर शायरी की किताब अगर बेबहर होगी तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। आप सोचेंगे यार मैंने 10-20 साल इतने अपने थॉट्स लाता था मैं कमाल कमाल के, और मैंने किताब तक पूरी कर ली, अब कोई बिक नहीं रही, कोई खरीद नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई पढ़ नहीं रहा, क्या फायदा होगा?
तो आपके पास ख्याल, देखिए असली चीज तो ख्याल ही होता है, ये बात मान के चलिए। ये अरूज तो बच्चे को सिखाया जा सकता है, शायरी नहीं सिखाई जा सकती किसी को, अरूज सिखाया जा सकता है। लेकिन है क्या, दुनिया में बेबहर शायरी भी हुई है, ऐसी बात नहीं, और बहुत अच्छी हुई है। इंग्लिश में फ्री वर्स पोइट्री बहुत हुई है, लेकिन उर्दू की में फ्री वर्स पोइट्री का तसव्वुर बहुत कम इसलिए है, वो भी अब आजाद नज़्मों में थोड़ा बहुत है। बाकी आप ये सोचिए, उर्दू वाले इतना बहुत नफीस लोग होते हैं, बड़े नफासत पसंद। इन्हें अगर खाना भी खाना होगा ना, तो ये भाई साहब तश्तरी में रख के खाएंगे। ये हाथ कितनी भी भूख क्यों ना हो, ये हाथ में रोटी रख के सब्जी रख के नहीं खाएंगे। असली चीज तो खाना है, लेकिन इन्हें वो खाना कटोरी में डाल के देना पड़ेगा। यानी कि आपको ख्याल देना है तो बहर में डाल के देना पड़ेगा। बगैर बहर का जो ख्याल है वो खाना है। असली चीज वही है, मैं कह रहा हूँ, देखिए ख्याल ही असली चीज है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कौन कौन से ख्याल ला रहे हैं, वही असली चीज है, उससे ही जजमेंट होगा। लेकिन यार वो खाना कितना भी अच्छा हो, आप किसी आपके घर में मेहमान आएंगे तो पे हाथ में दे देंगे ना, हलवा लो भाई, थोड़ा थोड़ा ले लो प्रसाद की तरह, नहीं लेगा। अच्छा, तो पोइट्री में बस ये वाला मामला है, आपको उसके एस्थेटिक्स पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपने बहर सीख ली, आपको बस एक सबसे काम इसमें यह है कि आप बस हर वर्ड का वजन जानना सकते हो गया काम उस दिन। हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन दैट डे। आपने जिस दिन हर वर्ड का, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई दो ही तो पॉसिबिलिटीज है, 1 या 2, छोटी आवाज है, बड़ी आवाज कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, हर बहर फतेह हो जाएगी। कितनी बहरें मत देखिए कि 18 बहरें हैं साहब, 18 बहरें क्या, फिर रुबाई की 18 बहरें, तो ये भी वो हैं जो उर्दू में इस्तेमाल हो रही है। फारसी अरबी में और भी बहुत बहरें हैं, ये तो वो हैं जो हमने अपने हस्ब इस्तेमाल ले ली हैं। तो आप कहाँ कहाँ तक बहरे रटेंगे, तो एकदम से समझ में आने लगे कानों। तरीका है कि आप शुरू में तरन्नुम का इस्तेमाल कीजिए, तरन्नुम का सहारा लीजिए। तरन्नुम क्या होता है कि वो हमारे माइंड में ट्यून की तरह सेट हो जाता है। आप उस ट्यून पे वर्ड्स फिट कीजिए। अगर आपको किसी शायर का तरन्नुम पसंद है ना, जैसे आपने नदीम शाह का तरन्नुम सुनाया अभी, अगर आपको कोई तरन्नुम पसंद है तो ये आपके मन में एज अ ट्यून सेट हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए, अब आपको जो ख्याल कहना है वो मैं इस तरह से कहूंगा कि मैं इसी तरह से गाना है मुझे, इसी ट्यून में फिट करिए अपना ख्याल। तो आप बहर में शुरुआत में कुछ कुछ कमियां आएंगी, लेकिन आप उसमें वो हेलो। हेलो आदित्य भाई, हाँ जी बताइए। माजरत चाहूंगा भाई। तो मेरी बात कहाँ थी, आपने अब किसी को कोई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन? हेलो। हाँ, बोलो हरियंत, बोलो जी आप। जी, हाँ सर, एक क्वेश्चन सर, मात्रा गिराने का जो नियम होता है वो एक बार बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल निकाला। देखिए ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये दूसरी, क्योंकि हमें मालूम है हर वर्ड में ना मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे हमने कहा कि हर वर्ड का एक वजन होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एक वर्ड को दो वजन में इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। अब वो कैसे करते हैं कि किसी के वर्ड के लास्ट में अगर वॉबिल या वॉबिल की साउंड आ रही है, ई ऊ आ ओ, तो हम उसमें एक वजन गिरा लेते हैं। जैसे कि यहाँ लास्ट में कौन है, किसी का है नाम ऐसा, जैसे ये है आदित्य है, आदित्य का क्या वजन होगा, कोई बताए आप में से आदित्य का वजन क्या होगा? 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 देखिए 2 1 2 2 1। कौन बोला, देखिए 2 2 1 कौन बोला? मैंने बोला सर, अरिहंत। तो अब समझाइए कि कितने हिस्सों में है। सर आदित्य, आदित्य और यह। हाँ, तो आ बड़ी आवाज, जी। दित छोटी आवाज, और या छोटी आवाज। छोटी आवाज। ठीक है, ये आदित्य है। अगर ये आदित्य होता, सपोज अगर ये नाम आदित्य होता, तो सर या का वजन 2 हो जाता। तो क्या वजन हो जाता?
दो दो एक नहीं, पहला बीच में तो 2 ही था ना, दित 2 2 2 1 था अभी आदित्य, अब 2 2 2 हो गए, ठीक है ना। तो अगर उसका वजन होता 2 2 2, लेकिन लास्ट में उसमें एक वोबल आता, आ की आवाज आ रही है आदित्य, अगर होता सपोज, तो हम उसमें एक वजन गिरा सकते थे। हम आदित्य को भी आदित्य के वजन पे इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि वॉबल की साउंड घटाई जा सकती है, वो लंबी साउंड्स होती हैं, आप देखिए ना, ई ऊ आ, ये लंबी साउंड्स होती है ना, हम इन्हें जरा सा कम भी कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा वर्ड क्लियरली सुनाई दे जाएगा कि क्या वर्ड बोला गया है। समझ में आया आपको? अगर वॉबल्स की साउंड लास्ट में आती हैं तो आप उसमें एक वजन कम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, वो मैं इसलिए भी स्किप इसलिए किया था क्योंकि आप में से मोस्टली लोग अभी स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं। उर्दू स्क्रिप्ट आती है किसी को? नहीं आती ना। तो होता क्या है कि उर्दू स्क्रिप्ट में बहुत से और कॉन्सोनेंट ऐसे भी हैं जिनकी आवाज वॉबल की तरह होती है, तो हमें पता नहीं चलता। जैसे इसमें आ की आवाज के लिए अलिफ होता है, एक और एक हर्फ है उसमें एन, जिसकी आवाज अलिफ जैसी होती, पता नहीं चलती, काफी हद तक अलिफ जैसी होती है। तो इसलिए आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एन है या अलिफ है? तो अभी आप जब तक आपको स्क्रिप्ट नहीं आती है, आप ये सोचिए कि वॉबल्स की जो साउंड है, हम उसका अगर वो लास्ट में आ रही है तो उसे गिरा सकते हैं, वर्ड के लास्ट में, बीच में नहीं, शुरू में नहीं, कभी नहीं, सिर्फ अगर वर्ड के लास्ट में आ रही है। जैसे छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, जैसे की है, की का क्या वजन होगा? की किताब, तो जो की होता है ना, की का क्या वजन होगा? एक। देखिए, की पे बड़ी की मात्रा होती है, तो की है लफ्ज की, सर दो होगा इसका वजन, लेकिन वो है क्या वॉबल? तो आप इसकी आवाज को जरा कम भी कर दिया अगर आपने, गालिब की किताब, तो की को जरा धीरे भी बोलेंगे तो काम चल जाएगा। तो आप उसकी एक मात्रा का, उसका सही वजन 2 है, लेकिन उसका एक वजन गिरा सकते हैं, उसे 1 पे भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे है का क्या वजन होगा? दो। लेकिन इसमें भी वॉबल की साउंड आ रही है, तो आप इसको भी गिरा के 1 पे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जहां पे आप 1 पे लेना चाहे 1 पे ले लीजिए, 2 पे लेना चाहे 2 पे ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं वर्ड के, यानी कि एक वर्ड के एक से ज्यादा वजन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको कुछ समझ में आई? देखिए, मैं समझता हूं, देखिए आधे 1 घंटे में नहीं मुमकिन है ये कुछ भी समझना। मैंने इस बात का इज़हार शुरू में भी किया था कि अगर आपको बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी अगर आपको चाहिए पोइट्री का, तो उसके लिए भी 7-8 घंटे बहुत कम होते हैं, और 1 घंटे में तो आप उसका ग्लांस भी नहीं ले सकते। और अरूज तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अच्छे लोगों की सांस फूल जाती है अरूज के मामले में। तो आप बस, मैं चाहता ही हूं कि आपके आज कुछ भी समझ में ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आएगा, ये बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप सब क्लियर नहीं हो जाएंगे आज के फंडामेंटल, बहुत वक्त लगता है मेहनत करने का, लेकिन आज आप लोगों में ललक जग जाए कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे चीज अच्छी तो लग रही है, कम से कम मैं ये समझना चाहता हूँ, उतना भी काफी है। उसके बाद आप लोग अगर मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे वहां भी पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड कोई डाउट, अगर मैं थोड़ी बाद में देख पाऊंगा, जब भी देख पाऊंगा फ्री होगा मैं आपको रेस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है ना। तो आप कोई अरूज की किताब ले लीजिए आसान सी, जो आपको हिंदी में मिल जाए। अगर आप सीरियस, जो लोग भी सिंसियरली, सबके नहीं, जिसकी मर्जी है, जो लोग सिंसियरली चाहते हैं तो अरूज की कोई किताब लें, वो वजन पे काम करें, बहरों पे काम करें, समझने की कोशिश करें, शुरू में ज्यादा बहरे ना लें, आसान छोटी छोटी बहरों को लें सिर्फ, ठीक है। अब बताइए कि इसमें तो बहरों में हम इससे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको उबासियां आने लगे। इससे अच्छा है कि हम इस टॉपिक को यहाँ पे, मतलब इसके आगे की मेहनत आपको करनी है, यहाँ खत्म नहीं होता है, यहाँ से तो ये शुरू भी नहीं हुआ है टॉपिक। एक और पॉइंट था उसमें, वो मैं आपको और बता दूं, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अलिफ वस्ल और होता है इसमें। अलिफ वस्ल क्या चीज है? या अलिफ वॉबल के लिए एक हर्फ है उर्दू स्क्रिप्ट में, नस्लिक में। तो उसमें क्या होता है कि उर्दू अलिफ का ना वॉवेल्स का एक कैरेक्टर होता है कि इसके अंदर आवाज ना मिल जाती है, अगर इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट भी आ रहा है तो इसकी आवाज इसमें शामिल हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, दोनों आवाजें मिक्स होकर एक साउंड निकल आएगी और दोनों का काम हो जाएगा। कैसे? जैसे एक शेर सुनाता हूं मैं आपको, फहमी बताइए सबका है। ये शेर है, उसकी तस्वीर उठाई और रख दी, उसकी तस्वीर उठाई और रख दी, फिर यही काम बार बार किया। तो अभी जो पहला मिसरा है इसका कि उसकी तस्वीर उठाई, अभी तस्वीर उठाई,
तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, ये उठाई में जो ना ऊ से शुरू होता है वॉबल है ना, तो वॉबल में तस्वीर का रा मिला दिया इन्होंने, तब एक मिक्स साउंड आ रही है इनकी। उसकी तस्वीर उठाई और फिर रख दी, उसकी तस्वीर उठाई फिर रख दी, रुठाई कर दिया इन्होंने, तस्वीर उठाई को तस्वीर उठाई, रुठाई। अब ये साउंड समझने की कोशिश कीजिए, तस्वीर उठाई, दोनों मिला के पढ़ दिए लफ्ज, वरना ये बहर में पूरे नहीं आ रहे थे, वर्ड ज्यादा था। अच्छा कैसे पता चलेगा वर्ड ज्यादा था, अच्छा मैंने यहां से और हटा दूं तब भी ये मिसरा पूरा बहर में हो जाएगा। उसकी तस्वीर उठाई रख दी, उसकी तस्वीर उठाई रख दी, अब भी बहर में देखिए कैसे, उसकी तस्वीर उठाई रख दी, बहर में बिल्कुल लगा ना, धुन पे आ गया। अब मैं इसमें और डाल के पढ़ता हूं, देखिए कैसे बन जाए, कैसे और एडजस्ट हो गया इसके बीच में। जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना, कि पानी में नमक भी घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है, तो इससे एक वॉइड्स क्रिएट होते हैं साउंड्स के, कि जिसमें वो मिल जाते हैं हर्फ और एडजस्ट हो जाती है, जगह पैदा हो जाती है। देखिए एक वर्ड एक्स्ट्रा फिट हो जाएगा, बहर में रहेगा वो मिसरा, कैसे, जो फहमी साहब का असली शेर है, उसकी तस्वीर उठाई फिर रख दी, अब भी बहर में वो जो तस्वीर का रा था और उठाई का ऊ था, उसको मिल गए हैं, वो रू बन गए, और वो वर्ड उसमें मिल गया, उसका वजन रा के साथ चला गया, ठीक है ना। तो उससे एक वर्ड और को उन्होंने दो के वजन पे लिया, तो एक वर्ड की स्पेशल जगह क्रिएट कर ली उन्होंने। आप एक वर्ड की ना भी कर पाए, कम से कम एक आध वजन तो इधर उधर हो ही जाएगा, है ना। अगर कहीं पे हमें जरूरत पड़ रही है, हमने उसके बाद में एक ऐसा वर्ड लगा लें जो अलिफ से शुरू होता है, यानी जो वॉबल से शुरू होता है, और उसमें उसकी साउंड मिला देंगे, कम से कम हमारी एक जगह तो बचेगी, एक वजन की जगह बचा लेंगे हम। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम अलिफ में, और ये ऐसा नहीं है कि ये देखिए, आप ये समझने की कोशिश की, आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ये ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन किसी ने बैठा या दो चार लोगों ने बैठ के कमरे में डिसाइड कर लिया कि हम भाई फला फला रूल्स बनाएंगे, इस तरह से शायरी चलेगी। ये साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया गया है कि साउंड, ये वर्ड्स के क्या क्या कैरेक्टर है। इन्होंने वॉबल्स को ऑब्जर्व किया होगा किसी ने तो बैठ के, यार ये वॉबल के अंदर आवाज मिल जाती है और दोनों आवाजें आ जाती हैं, काम बराबर हो जाता है, तो इससे तो इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो उन्होंने साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स से ही ये सब चीजें निकल के आई हैं, ये बहरे वगैरह, ये धुन कैसे कैसे किन किन बहरों में हमारा काम हो सकता है, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सारा फिनोमिना है। अब इसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि यार कोई सुन ले कि ये पोइट्री की क्लास वो चल रहा था, ये डिस्कशन है तो मैथमेटिक्स चल रहा था, ऐसा लगता है अलजेब्रा डिस्कस हो रहा है, 1 2 1 2 1 1 2, बड़ा अजीब सा खेल है। लेकिन ये अजीब तब तक ही है जिस दिन आपने पहला शेर बहर में कह लिया, खुद से कह लिया, बिलीव मी, बहर पोइट्री करने का जी नहीं चाहेगा आपको ऐसा लगेगा आपने कोई किला फतेह कर लिया है, आपने एक ऐसी पोएम लिखी है जो गाई जा सकती है। और पोइट्री की सबसे बड़ी सुंदरता है कि वो गाई जा सके। उसकी इब्तदाई दौर से पोइट्री गाने के लिए होती थी, कव्वाल गाते हैं गजलें, सिंगर्स गाते हैं गजलें। आप सोचिए आपने एक पोएम लिख दी और कोई गा नहीं सकता, कितनी अजीब सी बात है यार। आपको भी लगेगा मैं इस्तेमाल कौन करेगा। गालिब ऐसी गजलें लिखेगी कि जगजीत सिंह ने गाई, गुलाम अली ने गाई, किस किसने नहीं गाई। अगर आप बेबहर शायरी कर रहे हैं तो आप उसे खुद भी नहीं गा पाएंगे, अगर गाने की जिद पे उधर आएंगे आपको बीच बीच में आलाप लेने पड़ेंगे एक हाथ, तब जाके आपका मिसरा बहर में आएगा। लेकिन ये तरीका नहीं है। तो शुरू में आप चाहें तो बहर का सहारा लीजिए जहां तक हो सके। शुरू में आप बस ये है कि आपके मन में रिदम सेट होनी चाहिए। जब एक रिदम, आप एक मिसरा मान लीजिए, कोई भी तरह बहर आपको आसार, यही उठा लीजिए, बहर खफीफ, फाइलतुन मफाइलुन फेलुन, पूरे दिन इसको गाइए एक मिसरा। गालिब का ये एक मिसरा लीजिए, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, पूरे दिन एक मिसरा गाइए, कुछ नहीं होगा। ये जो इसकी ट्यून है ना, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और आप कोशिश कीजिए आपको जो बात करनी है इसी ट्यून में करनी है। कुछ भी नहीं, खाना भी मांगिए तो इस ट्यून में मांग लीजिए, पानी भी इसी ट्यून में मांग के मुझे पानी दे, तो इससे ऐसा मत कहिए। तो उससे आपको बहर की रियाजत होती रहेगी। तो जो लोग भी आपसे सिंसियरली आप में से पोइट्री करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बड़े स्टेजेस पे जाएं, आपका भी रील्स वायरल हो इंस्टाग्राम पे, हालांकि उसके लिए आपको बहर सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा काम करना है, क्वालिटी में काम करना है, तो बहुत अच्छी बात है, इसके साथ सीख के कीजिए। इसके अलावा आप बताइए, अरूज को अब हम यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि अरूज बहुत डीप है, अभी शुरू भी नहीं हुआ अरूज, आप ये मान के चलिए। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये सच है कि अभी हमने अरूज शुरू भी नहीं किया है, लेकिन इतने से आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, कम से कम आप। जी सर, एक सवाल था। सर, जो वो स्वर होता है, वो जिसके लास्ट में वो आता है, वो
तो उसको उसका वजन कहीं पे एक लेते हैं, कहीं पे दो। हाँ यार देखो, इसका मतलब ये है कि इन्हें बिल्कुल बहरवर का इल्म है इस बात का। वो होता है इसलिए भाई कि जो जो उर्दू स्क्रिप्ट है ना, वो उसमें एक हर्फ आता है वाव, जो ओ की साउंड के लिए वाव ही इस्तेमाल होता है वहां पे। अगर आप पढ़ेंगे ना, जैसे वाह की साउंड है, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें अपने आप ओ की साउंड होती ही है। आप सोच के अलाओ जला दो, मुझे इससे लगाव है, हमारे बीच में अलगाव है, तो इसमें ओ की आवाज होती है। तो ये वॉबल जो होता है ना, ये वाव जो होता है, ये वॉबल्स में आता है। तो इसे गिरा सकते हैं आप, इसे बड़ी आवाज में होता है, आप इसे गिरा के एक भी हिंदी में, लेकिन हिंदी वाले के लिए ये एक आवाज है, वो इसको छोटे में लेते हैं, वाह, अलाव, लगाव, वो इसे वाह उसे छोटी आवाज में गिनते हैं। तो ये उर्दू के मुताबिक बड़ी आवाज है, आप इसे गिरा भी सकते हैं। अब इसको सर है ना जैसे एक मिसरा है, जैसे एक मिसरा है, हम्म, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। तो यहाँ पे नासिर जो काज़मी का मसला है। जी नासिर काज़मी बहुत बड़े शायर हुए जदीद शायरी के। उनका शेर है, इत्तफाकात ज़माना भी अजम है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। तो सर यहाँ पे पहला जो वो है उसका वजन 2 लिया गया है, जबकि जो है उसका वजन 1 लिया गया है। आपकी मर्जी है, दोनों वजन आपके हैं, बहर के मुताबिक हैं दोनों। बहर में फिट करने की मजबूरी थी, वहां पे हम पे 2 की जगह बच रही थी, वहां पे हम पे 1 की जगह बच रही थी। तो सर समझ ये रहे अपने आप? हिसाब से ले सकते हैं। अगर मल्टीपल करेक्टर है, ये रियायत है आपके लिए, ये आसानी है कि यहाँ पे आपको 1 की जगह होगी, आप वहां पे 1 के वजन पे लेंगे, जहां 2 की जगह होगी, क्योंकि वो लफ्ज लिया जा सकता है। वो मैंने बताया ना, वो बड़ी आवाज है, वो 2 है वैसे तो, लेकिन इसमें वॉबल की आवाज आ रही है ना, इसे जरा छोटा कर लेंगे तो उतना काम जाएगा। वो बोल के निकल जाएंगे तब भी वही रहेगा, वो है ना। जी समझ में आई आपकी बात? जी सर जी। तो वो लिया जा सकता है, 1 और 2 दोनों पे लिया जा सकता है। आपने एक मिसाल में मिसालें दी कि एक जगह वो को 2 पे लिया है, जो को 1 पे लिया है, आपकी मर्जी है। जैसी, बल्कि मर्जी भी नहीं है आपकी, जैसा बहर आपसे कहेगी, बहर एक आसानी होती है, वो आपको बताती है किस वजन का लफ्ज आना है, आप उसी वजन का लफ्ज लगा सकते हैं वहां पे, है ना। जी सर ओके। और कोई बात? सर जैसे कि मेरा सवाल जी हाँ जी कृष्ण पूछिए। एक शब्द के लेकर है मेरा, मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज होता हूँ। जैसे खामोशी जो शब्द है, मैंने किसी जगह देखा है, वैसे तो अच्छी इसका बात है। खामोशी तो 222 हो जाएगा, बट कई जगह जैसे अंजुमन रहबर जी की आपने बात की, वो खामोशी वो 122 पढ़ती हैं। जॉन साहब का एक शेर है, उसमें खामोशी 212 लिया है, तो ये किस हिसाब से बहुत बदला? अच्छी बात है यार, ये देखो, ये अच्छा पॉइंट निकाला इन्होंने। जैसे हमने कहा खामोशी, आपको सबको सुनाई दे रहा है, खामोशी 3 बड़ी आवाजें हैं, 2 2 2, तो एक शक्ल तो इसकी हो गई 2 2 2, ठीक है। अब वो शी के आखिर में वॉबल आ रहा है ना, ई की मात्रा, तो आप गिरा सकते हैं एक, तो आखिरी से एक गिरा देंगे तो अब दूसरी शक्ल बनती है 2 2 1, तो इसकी 2 शक्लें हो गई, 2 2 2 2 2 1। अभी एक एक्सेप्शनल वर्ड है जो इन्होंने बताया, ये हमारे असातिज़ा ने इसको इस 4 शक्लों में इस्तेमाल किया है। खामोशी भी सही लफ्ज है, जो कि है, खामोशी को आप लास्ट का एक वजन गिरा लेंगे शी की वजह से, अलिफ की वजह से, तो आप उसे 2 2 1 पे ले सकते हैं। ये हमें यहां तक समझ में आता है। जो बचे 2 वजन है, एक खामोशी और एक खामोशी, ये एक एक्सेप्शन है, ये लिया जाता है जबान में, उसूल मतलब इसका कोई उसूल नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने लिया है, हमारी जबान में ये लफ्ज इस शक्ल में शामिल है। तो आपको, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उतने तो कॉन्सेप्ट्स नहीं होते जितने एक्सेप्शंस होते हैं, तो आप एज अ एक्सेप्शन याद रखिए। मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो अलिफ की आवाज होती है, ये जो वॉबल की आवाज होती है, ये हमेशा लास्ट में गिराई जाती है, बीच में कभी नहीं गिरेगी लफ्ज के बीच में। लेकिन ये कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि जिनके बीच में गिरती है। खामोशी, खामोशी भी ठीक है ना, और खामोशी भी ठीक है। होश वालों को देखिए, निदा फाजली का क्या मशहूर शेर है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क करिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। इसमें एक जगह आता है कि खामोशी क्या चीज है, तो उन्होंने खामोशी पढ़ा है उसे, तो ठीक है वो भी। तो इसके 4 वजन है, 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2, सब ठीक है। एक्सेप्शनल एक वर्ड होता है दीवाना, है ना, तो जो सही लफ्ज है वो दीवाना, दी वा ना, 3 बड़ी आवाज है, 2 2 2, ठीक।
लेकिन इसमें भी उसूल है कि इसमें पहले का जो दी है उसे आप गिरा के उसे बन के ले सकते हैं, तो ये दीवाना भी ठीक है। हालांकि और किसी लफ्ज में बीच में नहीं गिरा सकते आप, दीवाना में भी गिरा लेते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आपको वक्त के साथ खुद सामने आएंगे, और आपको वो मुश्किल लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप बिल्कुल ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो लफ्ज कि यार ये उसूल यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे और भी बहुत सारे अल्फाज हैं कि जिनके मुख्तलिफ वज़न लिए जाते हैं, ही के साथ अक्सर होता है ना। गुलसिता भी ठीक है, गुलिस्ता भी ठीक है, फाइलुन भी ठीक है, फौलुन भी ठीक है। उसका कोई उसूल नहीं है, ये जबान में शामिल है कि भाई जैसा हमारे असाजा यानी कि जो हमारे बड़े पोएट्स हैं वो लिख गए हैं, जैसा उन्होंने कर दिया है, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। तो ये कुछ रियायतें हैं जो हमारी जबान में शामिल है। और बहुत सारी चीजें यार बताने को, ऐसा नहीं है कि इस लेक्चर के साथ या इस सेशन के साथ अरूज खत्म हो जाता है। मैं शायद तीसरी बार कह रहा हूं कि अभी अरूज शुरू भी नहीं हुआ है। अरूज की छोटी से छोटी किताब भी उठाएंगे तो वो इतनी मोटी होगी, लेकिन कुछ डरने की जरूरत नहीं है। वही रिपीटिशन, अगर आपको एक बार साउंड की अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये छोटी आवाज और बड़ी आवाज समझ में आ गई, तो आप बड़े से बड़ा कोई कुछ मुश्किल नहीं है। फिर आप सिर्फ इतना करिए, जो लोग भी शेर कहते हैं वो पहला शेर आज कह लें, कितनी भी मेहनत लगे, कुछ नहीं, बेकार कहे, वाहियात कहे, कितना भी बुरा कहे, लेकिन एक बहर पे मिसरा पूरा अपनी मर्जी का बैठाएं, अपनी मर्जी के वर्ड उसमें फिट करें, चाहे उसका मीनिंग भी कुछ ना निकले। उससे कम से कम बहर की रियाजत होगी आपकी, फिर बहर पे खूब रियाजत हो जाती है। अच्छा आप सुने, मैंने कहा कि अभी अरूज शुरू भी नहीं हुआ है, शायरी की तो बात भी नहीं की मैंने। अरूज शायरी नहीं है। आप ये सोचिए, शायरी तो तब शुरू होती है जब अरूज खत्म हो जाता है। जब आप बिल्कुल अरूज में माहिर हो जाएंगे, आपको मिसरा सुनते ही समझ में आ जाएगा बहर क्या है, इसका वजन क्या होगा, इसके अरकान क्या होंगे, इन अल्फाज के औजान क्या होंगे। तब आप इतना, मतलब ना कि आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर उस जब आपकी बहर बिल्कुल पुख्ता हो गई, फिर आप शायरी करने के काबिल हो जाते हैं। अब आपका पूरी तवज्जो ख्याल पे होगी। आप सोच रहे होंगे क्या नया ख्याल लाऊं भाई जिस पे मैं शेर कह सकूं। लेकिन अगर आप गजल की शायरी कर रहे हैं तो कम से कम आपका जो ख्याल है वो बहर में होना ही चाहिए। कोई भी अच्छा शेर जो आपने सुना हो वो बेबहर नहीं था। जो शेर भी आपको अच्छा शेर याद होगा वो बेबहर कभी नहीं रहा होगा। और किसी को कोई कंफ्यूजन? आप बिल्कुल बेतकल्लुफ से, मुझे वक्त का कोई मसला नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि आप सवाल पूछें। ये लेक्चर की तरह नहीं चल सकती चीज ये, वरना आप सोचिए, आप लोग अपने अपने कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, मैं भी किसी कोर्स का स्टूडेंट रहा हूं। शायरी हमारे कोर्स का हिस्सा कभी नहीं थी। अच्छा, हम बीमार भी नहीं है कि हमें हकीम ने नुस्खे में लिख के दे दिया हो कि भाई इन्हें बुखार बहुत आता है तो उन्हें शाम को 2 बार शेर कह देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो शायरी करने के लिए हमें किसी हकीम ने नहीं कहा है। अगर आपको मजा आए तो कीजिए, नहीं आए तो मत कीजिए, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी शराफत से गुजार दीजिए, मत कीजिए शायरी अगर आपको ये चीजें बुरी लग रही है। ये तो दीवानगी का काम है, आपको मजा आए, लुत्फ आए, कीजिए, है ना। तो आपको अगर कोई भी सोचिए और कोई बात कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन तो बहुत होंगी, मैं जानता हूं कि अभी कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है बात, तो कंफ्यूजन तो बहुत होंगी। अगर आपको लगता है किस किस मतलब बहर में आपको दिलचस्पी है लिखने के लिए, अगर आप में से बहुत सारे लोग, मुझे बताया गया था, मुझे रितेश भाई ने बताया कि आप में से कुछ लोग बहर पे कोशिश भी कर रहे हैं। रितेश भाई तो लिखते ही हैं शायद बहर में जी। आपके साथ वो हैं आपके कॉलेज में, आप उनसे इस्तेफादा कीजिए, उनसे सीखिए। हम जितना सीख सकते हैं थोड़ा बहुत वो आपको बताएंगे, फिर आपको कहीं और किताब से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से मिल, अगर आप सीखना चाहते हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। आप ये समझिए बात, लिखने वालों की बहुत भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन आप उसमें अलग नजर आना चाहते हैं तो आपकी शायरी उस मेयार की होनी चाहिए, वरना आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस वक्त इस मुल्क में कितने शायरों की तादाद क्या है। हर शख्स फेसबुक पर कुछ ना कुछ गालिब का नाम लगा के पोस्ट कर ही देता है, आप ये बात समझिए। लेकिन शायरी को समझना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ने एक डेफिनेशन दी पोइट्री की, वो मैंने कल कहीं पढ़ी, आज आप लोगों को सुनाता हूँ। तो उसका उनका अंग्रेजी में कोट था, पोइट्री इज व्हाट गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। यानी कि जो शायरी है वो है कि जब उसको तर्जुमा करो तो वो खत्म हो जाए, वो कुछ भी ना बचे। आप उसको ट्रांसलेट करें तो वो कुछ भी ना बचे, वो वाहियात चीज हो जाए जो अपने ट्रांसलेशन में खत्म हो जाती है। जो ट्रांसलेशन करने के बाद जो चीज सामने आती है वो कोई शायरी थोड़ी होती है। तो यानी कि आप ये समझें कि सिर्फ ख्याल भी शायरी नहीं है, वो तो ख्याल है। फलसफा जरूरी थोड़ी है शायरी। आप शायरी को और फलसफे को जब बहर में ढालते हैं तब वो शायरी बनता है।
बगैर बहर के तो वो फलसफा है, आप उसको स्टेज से माइक से गा के नहीं पढ़ सकते, आपको उसके लिए क्लासेस में पढ़ाना पड़ेगा, भाई एरिस्टोटल ने ये कहा था और थेलीज ने ये कहा था, आपको नहीं पढ़ा सकते आप उसे। तो बहर को समझिए, उसकी धुन समझिए। और अगर आप उर्दू शायरी में दिलचस्पी रखते हैं तो उर्दू शायरी की रिवायत को इतनी अजीब और गरीब रही है, हालांकि दूसरी जबानों के साथ ये मसला नहीं था, लेकिन हमारे साथ बड़ा अजीब से, हमारी खूबी कह लीजिए या कमी कह लीजिए, कि हमारे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इससे ज्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो कैसे कहे जा रहा है होती है। इससे मतलब नहीं रखता आप क्या रखता है, लेकिन ज्यादा ये बात अहमियत रखती है आप कैसे कह रहे हैं। क्यों? अगर आप उठा के देखेंगे तो ये आज से 700-800 साल पुरानी शायरी का कितने हजार शायर गुजरे होंगे, कितने कितने मोटे उनके दीवान थे, लेकिन इतनी शायरी का अगर निचोड़ करेंगे तो 70% शेरों के तो मतलब इतना ही निकलेगा कि मेरा महबूब बहुत खूबसूरत है साहब, और उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यार वो 70% वो इतने 70% शेर मामूली शेर थे, उन्होंने किस किस तरह से नहीं कहा यार, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए, मीर तकी मीर फरमा रहे हैं। क्या बात है यार, कहना तो यही चाह रहे हैं मेरा महबूब बहुत खूबसूरत है, किस किस तरह से नहीं कहा लोगों ने। यहाँ पे जबान जो शायरी समझे तो आपको जबान का अंदाजा होगा कि किस तरह से लफ्ज बढ़ते जाते हैं, किस तरह से मुहावरे बनाए जाते हैं। गालिब का एक शेर सुनिए, गालिब जो बहुत पुख्ता शायरों में, बड़े मुश्किल शायरों में गिने जाते हैं, जबान के हवाले से उनका एक शेर देखिए। नुक्ता ची है, नुक्ता ची है, गमे दिल उसको सुनाए न बने, नुक्ता ची है, गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बताए ना बने। और इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। तो आप देखिए यार कैसी क्या बढ़िया बात करी है यार, लेकिन घूम के वही इश्किया शायरी होती है। जब आप देखें तो हमारे यहाँ पे फलसफे पे इतना काम नहीं हुआ जितना काम जबान पे हुआ है, उसकी लोच पर, उसकी बनावट पर, उसकी खूबसूरती पर, कि कानों को सुनने में अच्छा लगेगा यार, ऐसे बोलेंगे तो बढ़िया लगेगा, ये लफ्ज बड़ा हार्श है इसे हटाओ, ये बड़ा सॉफ्ट लफ्ज है इसे लगाओ, ऐसे करके शायरी होती है यार। और क्लासिकल पोइट्स को जरूर पढ़िए आप सब, ये मेरा मशवरा है कि क्लासिकल पोइट्री देखिए आप, किसी भी तरह की पोइट्री में बहुत सारी विधाएं आई, विधाएं तो खैर ये थे काइंड्स इसके, लेकिन बहुत सारे वक्त आए कि रेवोल्यूशन हुआ, कि उसका मूड चेंज हुआ। हम 5 मिनट इस पे बात कर सकते हैं। जब पोइट्री शुरू हुई, माना जाता है कि अमीर खुसरो इस जबान के बानी है उर्दू के, लेकिन अमीर खुसरो जी जी महेश साहब फरमाइए। सॉरी सर, वो अमीर खुसरो के बारे में सुना था ना कि उन्होंने वहां से स्टार्टिंग हुई थी शायरी की। लेकिन देखिए आप एक बात सुनिए, समझते हैं, हमें बताया गया कि भाई अमीर खुसरो से उर्दू गजल की इब्तिदा हुई, लेकिन अमीर खुसरो की अगर आप जबान देखेंगे, उस वक्त उर्दू का नाम निशान नहीं था, एक जबान थी जो बन रही थी, जो मुआशरे में, सोसाइटी में बोली जा रही थी, जो मजदूर बोल रहे थे, रिक्शे वाले, टांगे वाले, सब्जी वाले बोल रहे थे। वो क्या था कि भाई यहाँ पे जो बोलियां बोली जा रही थी, और यहाँ पे जो दिल्ली सुल्तानेट का पीरियड था, खिलजी का पीरियड चल रहा था, फारसी का दौर था, दरबार की लैंग्वेज फारसी हुआ करती थी, तो एक जगह तो फारसी जैसी नफीस जबान, और दूसरी जगह हमारे मुआशरे में जो बोलियां थी, अवधी, मैथिली, ब्रज, तो ये इन सारी जबानों से मिलके ना, इनके यहाँ कुछ वर्ड यहाँ के आए, कुछ वर्ड यहाँ के आए, कुछ पंजाबी से आ गए, कुछ गुजराती से आ गए, एक मिली जुली जबान बोली जाने लगी दिल्ली के पास। वो जबान बड़ी अजीब से और सुनने में खूबसूरत लग रही थी, और हर शख्स उसे समझ रहा था, और हम ये सिर्फ अवाम बोल रहे थे, खवास नहीं बोल रहे थे। तो वो जबान तो पहली मर्तबा जो, तो वो आपको लगेगी नहीं वो उर्दू में, जो पहली रेख्ते का सबूत होता है, उसकी जबान का नाम बना रेख्ता, जिसे हमने हिंदवी भी कहा। उर्दू तो बहुत बाद में कहलाई, उर्दू का तो नामो निशान ही नहीं था, तब ये जबान हिंदी कहलाती थी। हिंदी भी बाद में, पहले वो हिंदवी कहलाई, रेख्ता कहलाई। यहाँ पे वो कुछ यूं है, जिहाल मिस्की मुकुन तगाफुल धुराए नैना बनाए बतियां। अब भाई ये कहां से उर्दू है? ये देखें, मिस्र का पहला टुकड़ा पूरा फारसी है, अगला टुकड़ा पूरा बोली से आया है। जिहाल मिस्की मुकुन, जिहाल मिस्की मुकुन तगाफुल बनाए किताबे हिजरा
नदार में जा ना लेहू काहे लगाई छती। हाँ पूरा देखिए, पूरा फारसी में जा रहा है और अगला मिसरा पूरा बोली में आ रहा है। और अगले जो शेर है उसमें तो पूरी इस गजल में 2 शेर हैं, तो पहला मिसरा पूरा फारसी का है, दूसरा मिसरा पूरा अरबी उसका है, बोली का है कि शबान हिजरा दराज चूं जुल्फ रोस वसलत चूं उम्र कोता, पूरा फारसी। और सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये थी जबान। तो अगर उर्दू शायरी का टेस्ट कहते हैं, उसके बाद वली बहुत बड़े शायर हुए गुजरात के, दक्कन के, लेकिन उनकी भी जो जबान थी वो आज की उर्दू नहीं थी। वो उर्दू की एक शक्ल मानी जाती है, लेकिन उसे दक्कनी कहा गया। लेकिन उर्दू का जो पहला बड़ा शायर हमारे यहाँ हुआ वो आज से 300 साल पहले करीब मीर तकी मीर हुए, कि जिनकी उर्दू हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार ये उर्दू और यही हमारी जबान है, इसमें ही हम बात करते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब यार ये कोई मुश्किल 300 साल पुराना शायर ये शेर कह रहा है, क्या आप जबान है यार, कमाल है। तो ये जबान, ये देखिए अभी जो शेर सुनाया आपको, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, तो ये उस जबान, ये अब हमारी एक उर्दू ऐसी मुरत्तब हो गई ये जबान, इसकी सारी रूल्स और इसके कवानीन। हालांकि रफ्ता रफ्ता भी ये जबान जो थी पनप रही थी, एक उभरती हुई जबान थी, नई नवेली जबान थी जिसका भी वजूद हुआ था लगभग, और एक उसके सारे उसूल जाएंगे और जबान खूबसूरत शक्ल में आ गई। और आज जिस शक्ल में उर्दू, वो इंतहाई खूबसूरत शक्ल है उर्दू, इंतहाई खूबसूरत शक्ल। आज उर्दू जिस शक्ल में बोली जाती है वो सबसे खूबसूरत शक्ल है उर्दू की। तो अब ये सोचिए कि तो वो क्लासिकल पीरियड जो पोइट्री का था, वो दाग दहलवी और उनके शागिर्द में जिगर मुरादाबादी या फिर गोरखपुरी तक माना जाता है क्लासिकल गजल का ट्रेडिशन। तो मैंने आपसे कहा कि क्लासिकल पोएट्स को जरूर पढ़िए। ये जो फिराक तक की गजल है, इधर आपको जबान का जो नमूना मिलेगा वो कमाल होगा। उसके बाद अलग अलग तहरीकें आई, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक आई हिंदुस्तान में, की शायरी पे भी उसका असर हुआ, राइटर्स ने, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट हुआ, तो जिसमें बड़े बड़े शायर फैज अहमद फैज, अहमद नदीम कासमी, तमाम बड़े बड़े उस समय के बिल्कुल अदब के अलंबरदार जो थे उसमें शामिल हुए। तो उस समय शायरी एक मकसद के साथ की गई कि लोगों को एक मैसेज देना है, कुछ समझाना है, सुधार लाना है सोसाइटी में, इसके साथ शायरी हुई। मजदूरों की बातें की गई, किसानों की बातें की गई, एक सुधार की ख्वाहिश रखी गई। उसके बाद एक जदीदियत का दौर आया जो अब तक प्रिवेल कर रहा है, और उसमें बहुत उम्दा शायरी हुई जो माना जाता है नासिर काज़मी और मोहम्मद अलवी के बाद से एक शायरी शुरू हुई। तो आपने अभी एक भाई ने एक नासिर काज़मी का शेर सुनाया था, तो आप नासिर काज़मी को बहुत पढ़िए, बहुत आसान जबान है, सहले मुमतना में अशार हैं, छोटी छोटी बहरों में शेर मिलेंगे। अरिहंत ने सुनाया था शायद नासिर काज़मी का एक मक्ता। तो नासिर काज़मी बहुत जरूरी शायर है, नासिर काज़मी को पढ़िए। तो लेकिन क्लासिकल पोएट्स को जरूर पढ़िए। सारे शायर जरूरी हैं, लेकिन क्लासिकल पोइट्री रूह है उर्दू शायरी की। अगर आपने क्लासिकल शायरी का अंदाज समझ लिया तो आपको शायरी की रूह समझ में आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। मेरे ख्याल से 5:30 हो गए भाई। अगर आप लोगों का कोई मसला है, कोई भी आपको कोई भी परेशानी, कोई कंफ्यूजन, आप पूछिए बिला झिझक, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल था इजाफत को लेकर कि इजाफत को इजाफत को लेकर सवाल था, उसको किस तरीके से गिना जाए। कहीं कहीं पे अगर शब्दों को अलग रखें, इजाफत को अलग गिने तो उसे एक गिना जाता है, पर अगर उसे शब्दों के साथ जोड़ दें तो कहीं पे 2 गिना जा रहा है, कहीं 1 गिना जा रहा है, कहीं कहीं 2 को गलत कहा जा रहा है कि ये गलत है, 2 नहीं गिन सकते। देखिए ऐसा है भाई, इजाफत के दरअसल ये इजाफत जो थी ये उर्दू जबान में फारसी के हवाले से आई, उसके वसीले से आई कि जब तक अरबी में गजल थी वहाँ ना रदीफ हुआ करती थी, वहाँ गैर मुरद्दफ गजलें होती थी, इजाफतें नहीं होती थी। ये फारसी का ही हुस्न था जो उर्दू गजल को मिला, फारसी से ज्यादा इस्तेफादा किया गजल ने। तो इजाफत के कुछ रूल्स हैं। आपको जैसे आपने बताया आप उसकी कोई मिसाल बताइए कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे 1 वजन लिया और यहाँ पे 2 लिया। होता क्या है कि हमने अगर स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है तो स्क्रिप्ट उसमें बहुत सारे ऐसे हरूफ हैं, ऐसे अल्फाबेट्स हैं कि जो हमें नजर नहीं आते या फिर सुनाई नहीं दे रहे, उस पता नहीं चल रहा है मौजूद है नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें मालूम नहीं होता यहाँ पे है नहीं है, छोटी है नहीं है। तो अगर वहां पे अलिफ होता है तो उसके बाद का जो ए को हम पूरा 2 पे ले लेते हैं, लेकिन अगर हे होती है तो हे में हम, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट एक कॉन्सोनेंट है और हमें नजर नहीं आ रहा है सिर्फ, और वो वहां पे मौजूद होता है, तो हमें मुगालता हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन वो क्लियर है बिल्कुल।
इजाफत होगी, इजाफत होता है दो वर्ड्स को जोड़ना, दो वर्ड्स बीच में ए लगा के जोड़ दिए जाते हैं, है ना। बाकी कि इसका ये है ना, जैसे दीवाने गालिब, गालिब का दीवान, है ना। अब जैसे दीवान का नून है, जैसे आप हिंदी में ना बोलते हैं, तो नून पे हमने ए चढ़ा दिया मात्रा, दीवाने गालिब, तो उसका वजन अब ने हो जाएगा, ठीक है। और आप बताइए कि इसमें क्या आपको कंफ्यूजन है? नहीं ये कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन दीवान ए गालिब कभी नहीं होगा। जैसे आप दीवान का पूरा वजन ले लें 2 to 1, फिर ए को 2 दे दें, ऐसा कभी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। आपको ने के साथ शामिल करनी पड़ेगी वो आवाज। मैंने एक किताब में पढ़ा था जिसमें से मैं सीख रहा था, तो वहाँ ये चीज शायद पता नहीं लिखी थी नहीं कि अगर ए को आप, यहाँ वो लिखा था ए को अगर आप अलग गिनेंगे तो उसको एक गिना जाएगा, पर आप साथ में जोड़ के उसको सिर्फ अलग से दो नहीं गिन सकते। जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल दूं तो एक जगह जैसे गालिब साहब का ही शेर दिले नादां तुझे हुआ क्या है, तो यहाँ पे इजाफत को 2122 गिन रहे हैं। पर वही एक शेर है कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है गमे दुनिया, दिले नादा, तो ये दिले नादा में इजाफत हुई है। हाँ जी, ठीक है। तो आपको इसका क्या वजन मालूम लग रहा है, क्या वजन होगा इसका? इसका वजन है 2122, ए को एक गिना गया है और दिल को दो। नहीं नहीं नहीं, इसमें यार ये दरअसल ये बहुत डीप हो जाएगा, किसी और के समझ में नहीं आएगा। मामला ये है कि ये जो बहर है ना, ये जिस पर हम बात कर रहे थे, बहर खफीफ, फाइलतुन मफाइलुन फेलुन, इसकी एक रियायत होती है इस बहर। मैंने कहा ना इसमें भी एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, तो इसमें एक रियायत होती है। ये बहर कभी कभी फाइलतुन मफाइलुन फेलुन की जगह फाइलतुन मफाइलुन फेलुन भी हो जाती है। हम इस बहर को 2-1 की जगह 1-1 से शुरू कर देते हैं। तो वो जो दिले था, जो दिल है लफ्ज 2, उस पे ए चढ़ा, तो यानी कि दिले 1-2 हो गया, 1-2 हो गया। लेकिन अब वो ए है, उसको हम गिरा सकते हैं ना, एक वॉबिल की साउंड है, तो हम 1-2 से 1 गिराएंगे तो 1-1 बचता है। तो वो 1-1 से शुरू हो जाता है मिसरा, दो छोटी आवाजों से। दिले नादा, दिले नादा, दो छोटी आवाजें, दिले नादा। पर इसका फिर जो दूसरा मिसरा आता है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, तो आखिर इस, तो यहाँ पे तो अली फस्ल भी हो रही है, तो पर 2-1-2, तो यहाँ पर तो 2-1-2 हो गया, और ऊपर वाले में 1-1-2 से। मैंने कहा ना वो आपको रियायत है, रियायत आप जहां इस्तेमाल करें ठीक है, नहीं करें बाकी के बाकी बेशतर अशार में उसमें 2 से शुरू होता है मिसरा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 से करें या 2 से करें, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि गालिब ने बेबहर शेर कह दिया था, बहुत कई बार लोगों को ऐसा भी धोखा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है, वो बहर की एक रियायत है। मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि लोगों की नहीं आएगा समझ में अभी। उसके लिए कोशिश आप पहले खुद करेंगे, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, तब जाके आपको कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी, एकदम से नहीं आएंगी, है ना। ये बातें आपको डर और लग जाएगा यार इन लोगों को ये क्या बातें हो रही है ना। थोड़ा आप सिर्फ इतना काम कीजिए, आज अगर 1 घंटे की उसमें आपको सिर्फ हर वर्ड का वजन गिनना आ गया, तो बिलीव मी कि आप रफ्तार बहुत अच्छी है, आपकी रफ्तार, आप बहुत तेज काम कर रहे हैं। अगर आपको सच में, बल्कि सारे अल्फाज का भी छोड़िए, आप अगर अपने आसपास की 2-4 चीजों का वजन देख सकते हैं, कुर्सी, पंखा, मेज, जमीन, आसमान, इन अल्फाज का भी अगर आप वजन गिन पा रहे हैं, तो बिलीव मी यू आर सक्सेसफुल टुडे। आज तो आपका कामयाब हो गए, जितना काम आज का था आपने वक्त पे कर लिया और ज्यादा ही कर लिया, इतना बिलीव मी, इससे मैं कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूं। अगर आपको हर छोटे छोटे वर्ड्स का पानी, पानी, टू टू, पंखा, पंखा, 2-2, सड़क, सड़क, 1-2, ये गिनना आ गया आज, तो ये वर्कशॉप तो बहुत सक्सेसफुल हो गई। फिर आता नहीं है पहले दिन में किसी को, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आ गया 2-4 लोगों को तो सक्सेसफुल है फिर काम। और पूछिए किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये शहर शब्द का वजन क्या होगा, क्योंकि कई जगह 1-2 गिनते हैं, कहीं 2-1 गिनते हैं, तो शहर का क्या होगा? यार देखो, ये मैंने आपसे कहा ना कि ये स्क्रिप्ट का मामला है, इसलिए मैंने आपको आज बहुत सारी चीजें नहीं बताई, क्योंकि आप में से कोई स्क्रिप्ट नहीं जानता। मैंने शुरू में पूछा था कि आप लोग स्क्रिप्ट जानते हैं, अब है क्या, अब जो हे है ना वो बस उसमें मिला हुआ होती है उसकी आवाज। हमारे हिंदी वाले शहर को 1-2 पे बांधते हैं, लेकिन जो सही लफ्ज है वो शहर है, शहर नहीं है। देखिए अगर 1-2 होगा तो उसे इस तरह पढ़ा जाएगा, शहर। क्या शहर होता है लफ्ज? शहर नहीं होता है लफ्ज, शहर, शहर। तो यानी कि जो हा है वो शाह में मिली हुई है ना आवाज, शहर, 2-1, शाम के वजन पे होता है शहर।
लेकिन हम देखते हैं हिंदी में तो हमें लगता है बट्टू होगा यार, ये तो शहर दुष्यंत ने बांध भी दिया, कहाँ तो तहत चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो शहर लफ्ज नहीं है, शहर है लफ्ज, जहर है लफ्ज, है ना, लहर, शहर, जहर, ये है लफ्ज। अच्छा, क्या इसी वजह से जहाँ पे आ का काफिया होता है वहां पे ह शब्द भी इस्तेमाल कर लिया जाता है? छोटी है कि काफी उर्दू में राइज है, लेकिन छोटी है नजर नहीं आती भाई, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने लिया जला और आईना, तो आपको आईना में हे नहीं दिखेगी, लेकिन हे होती है, हे की आवाज शामिल हो जाती है, हमें मालूम नहीं होती। कारखाना, अब वो खाना नहीं, अब देखिए कारखाना है, जैसे मान लीजिए कोई लफ्ज, तो उसके आखिर में अब यहाँ पे इजाफत की भी आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर हम इसमें इजाफत करेंगे, जैसे कि कारखाना ए कुछ भी ले लीजिए, कारखाना ए गजल, ठीक है, तो कारखाना ए गजल नहीं होगा, क्योंकि खा के बाद हे आती है, खे के बाद हे आती है, तो हे कॉन्सोनेंट है, उसके ऊपर जाएगा ए, तो खा नए गजल। आप लोगों से माजरत चाहूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, अब कोई मायूस होने की बात नहीं है, और कोई ऐसा जरूरी चीज भी नहीं है जो आपको नहीं आती है, हाँ अगर आप शायरी नहीं करते हैं तो। और आज नहीं आती है कोई बात नहीं, कल नहीं आती होगी तो परेशानी है। आज के बाद आपके ऊपर है, आप क्या जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा। और आज के, और किसी का कोई सवाल है? बिल्कुल बेझिझक होके, वरना आप अपनी तरफ से मुझे लाल झंडा दिखाइएगा, वरना मुझे लगेगा मैं उजलत कर रहा हूँ। जी सर। महेश साहब, कुछ पूछना है? सर हम किस शब्दों की मात्रा नहीं गिरा सकते? ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक पता है 3 शब्द ऐसे आते हैं, बाकी आप बता दीजिए। जैसे 3 लफ्ज कौन से? अंगा की मात्रा, अंगा की मात्रा और औ की मात्रा, बड़े औ की। आप इसमें गिरा सकते हैं सर, मैंने पढ़ा था उसमें, इसलिए पूछा मैंने आपसे। ए और ओ में वजन गिरा सकते हैं आप, जो बड़ा औ होता है, जो वॉबल की साउंड होती है वहां आप गिरा सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। मैंने भी अगर पढ़ा था। लास्ट सर मैं नहीं गिरा सकती ना। किसमें? मैं माई सेल्फ कॉलम में बिल्कुल गिरा सकते हैं, मैं को एक पे ले सकते हैं आप। किसने रोका आपको? बिल्कुल ले सकते हैं, जहाँ पे वहां पर आप मात्रा नहीं गिरा सकते। औरत में नहीं गिरा सकते आप, औरत में नहीं गिरा सकते। नहीं, जो लास्ट में आता है सर, औरत का जो औ है, अगर वो किसी शब्द के पीछे भी आ रहा है, जैसे तो मिसाल आप मसलन इस शब्द का मेरे को शब्द नहीं पता, बट उस तो अगर नहीं गिर सकता, मैं रॉ की बात बता रहा हूँ। इसकी कोई मिसाल मे में भी गिरा सकते हैं आप, मे में भी गिरा सकते हैं। देखिए उसमें तो नून गुन्ना भी आता है मे के बाद में, लेकिन मे को आप एक पे ले सकते हैं, मे को भी ले सकते हैं, मैं को भी ले सकते हैं एक पे। तो सर किसके नहीं गिरा सकते, बस वो बता दीजिए आप। कॉन्सोनेंट्स की नहीं गिरा, हाँ जी, वो बता दीजिए। जो कॉन्सोनेंट्स कौन किसी भी वर्ड की, मोस्टली तो वही वर्ड होंगे, वॉवेल तो बहुत कहीं कहीं आएगा। कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी लफ्ज है, जैसे कि आपका लफ्ज नाम है महेश, महेश में कुछ नहीं गिरा सकते महेश जी आप। गिरा है, एक नाम है तो उसमें नहीं गिरा सकते। हाँ जी, भी तो एक लफ्ज है, हम असली में किसी का लफ्ज गिरा नहीं रहे होते हैं, आप लिखते हुए कोई को मीर लिख देंगे, गिरा सकते हैं आप। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप लोग? मैंने
कल की बाबत पढ़ी थी, वीनस की से उस मैंने खैर वो अभी वो किताब पढ़ी नहीं है, बहरहाल मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या लिखा है। तो जहां वॉबल की साउंड्स होती हैं वहां गिरा सकते हैं, वो नाम हो, प्रॉपर नाउन हो। बात ये देखिए, हिंदी की उसमें नहीं गिराई जाती हैं आवाजें। अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं ना, तो उसमें कल्चर ही नहीं है गिराने का, आप दोहे भी पूरे पूरे वजन पे ले जाते हैं। लेकिन उर्दू में बहुत सारी आवाजें बड़ी अजीब और गरीब होती हैं। आप सोचिए, जैसे ब्राह्मण लफ्ज है, ये उर्दू में लिखा ही नहीं जा सकता। आप ब्राह्मण लिख सकते हैं उर्दू में? नहीं लिख सकते। अरुण, अरुण लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। जितेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र, ये लफ्ज नहीं लिखे जा सकते उर्दू। आपको इन्हें तोड़ना पड़ता है। जितेंद्र को आप जितेंद्र लिखते हैं, धर्मेंद्र। ब्राह्मण को आप एट मोस्ट ब्राह्मण लिख सकते हैं, बस उसका साउंड उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। बहुत सारी आवाजें जो उर्दू में नहीं लिखी जा सकती, उसके लिए आपको उर्दू स्क्रिप्ट आना बहुत जरूरी है ना। तो स्क्रिप्ट से जो मुतालिक जो चीजें थी, मैं इसलिए बस बच रहा था क्योंकि आप स्क्रिप्ट से कोई भी यहाँ पे वाकिफ नहीं है। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो उसके हरूफ की होती हैं कि वो कहीं पे मौजूद है। हम हिंदी वालों को दिखता ही नहीं है जब तक वो सामने लिखा ना हो। हम और हिंदी में लिखे नहीं जाते, ये छोटी ए नहीं दिखाई देती है, बाज़ औक़ात एन नहीं दिखाई देती है। एन अक्सर बीच में होती है, अल्फाज के बीच में नहीं दिखाई देती। जैसे कि आपने भी एक जगह सुनाया था जिसमें इसमें वस्ल कर रखा था गालिब ने। अगर वो इस ना हो के इश्क होता वहां पे, तो वस्ल नहीं होता। वॉबल जैसी जरूर है, लेकिन वो कॉन्सोनेंट की तरफ बिहेव करती है, उसमें वस्ल नहीं होता है। बहुत सारे वर्ड हैं जो एन से शुरू होंगे, उसमें कभी नहीं। अलामत लफ्ज है, अलामत में कभी वस्ल नहीं होगा, लेकिन देखने में लग रहा है यार ये तो आ से शुरू होता है, ये तो वॉबल है और उसमें हो जाना चाहिए था वस्ल, लेकिन उसमें वस्ल नहीं होगा। उम्र है लफ्ज, उम्र। अब उम्र भी छोटा ऊ लग रहा है देखने में तो, लेकिन वॉबल नहीं है वहां पे, एन है वहां पे। ये उम्र, इश्क, आशिकी, ये सब एन है ना। आप देखें याद और बात का काफिया क्यों नहीं लगाते हमारे यहाँ लोग? क्योंकि याद में तो या के बाद अलिफ आता है और बाद में बे के बाद एन आती है। वो साउंड पता नहीं चलेगी आप लोगों को, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आज मामला अरूज तक रहने देते, वो भी बस सिर्फ आप लोग जो वर्ड इस पे फोकस कीजिए कि आप एक वर्ड का वजन गिन सके, उसका वजन क्या होगा। और बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत कोई दिलचस्पी ले तो वो स्क्रिप्ट जरूर सीखे। अगर वो बहुत पैशनेटली पोइट्री करना चाहता है तो उर्दू पोइट्री, तो स्क्रिप्ट जरूर सीखे। बगैर स्क्रिप्ट पे काम नहीं हो पाता है। कम से कम हस्बे ज़रूरत तो सीख ही ली जाए कि हमें शनाख्त कर पाए हम मुख्तलिफ हरूफ की, और आवाज़ें सब हमारे आंखों के सामने हो जाए, मंजर साफ हो जाए। इतनी स्क्रिप्ट सीखिए, आप ज़रूर सीखिए रितेश भाई। और बाकी यहाँ जो सीखना चाहता है उन लोगों को स्क्रिप्ट भी सिखवाइए, जितना हो सके उन लोगों को स्क्रिप्ट के लिए मोटिवेट कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, उर्दू हमारी ज़बान है और हमें इस पर फ़ख्र है और होना भी चाहिए। ये कोई किसी विदेश से आई हुई ज़बान नहीं है, ये ज़बान इसी मुल्क में बनी है और इसका कोई रिलीजन नहीं है। ये बात आप बिल्कुल क्लियर होकर सोच के रखिए। उर्दू आपकी भी उतनी ज़बान है जितनी मेरी और जितनी किसी और की। तो उर्दू ज़रूर पढ़िए, ज़रूर बोलिए अगर आपको अच्छी लगती है ज़बान। और अच्छी उर्दू की खासियत ये है कि उर्दू समझ में नहीं भी आती है तब भी कानों को अच्छी लगती है। ये तो है इसका कैरेक्टर एक। और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई और क्वेश्चन है? सर कुछ बुक्स ही रिकमेंड कर दीजिए फिर। पोइट्री की बुक्स या अरूज की? अरूज की सर, अरूज की। अरूज की देखिए यार, अरूज में ज्यादातर जो अच्छी किताबें हैं ना वो सब पर्शियन स्क्रिप्ट में है। लेकिन अगर आप अरूज पढ़ना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, एक किताब है मोहम्मद आजाद साहब की, भोपाल के हैं वो। उनकी किताब का नाम है आसान अरूज। वो किताब अगर आपको मिल जाती है, मेरे ख्याल से मिल जाएगी कहीं भी, स्नैपडील उस पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो आप वो किताब मंगवा लीजिए। हिंदी में है शायद वो किताब। तो वो किताब आपको शायद मोहम्मद आजम साहब की, माजरत, भोपाल के एक रहने वाले एक शायर हैं और बहुत अच्छे अरूजी हैं। तो उनकी किताब अगर आपको मिल जाए तो उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए। और लेकिन देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है, अरूज तो सीख ही लेंगे आप, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन बहुत अच्छा पता है क्या होता है कि आप शायरी करनी है ना, आपको अल्टीमेटली तो शायरी करनी है। तो शायरी कैसे करें सीखने की से अच्छा है आप पढ़ें कि वो किताबें पढ़ें जिसमें शायरी हो।
आप शायरों को पढ़ें ज़्यादा, अरूज की किताबें पढ़ें कोई, लेकिन साथ में अच्छे पोएट्स को पढ़िए। देखिए गालिब बहुत मुश्किल महसूस होंगे आपको, मीर को कुछ हद तक पढ़िए और मीर की कंटेम्प्रेरीज पढ़िए, इंशा अल्लाह खान इंशा को पढ़िए, सौदा को पढ़िए, अनीस तो बाद के शायर हैं, लेकिन मीर दर्द को पढ़िए, मीर हसन दहलवी को पढ़िए, गालिब को पढ़िए, गालिब के कंटेम्प्रेरीज को पढ़िए, मोमिन, ज़ौक़ और तमाम जो शुरा हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप और बाकी शायरों को पढ़े, प्रोग्रेसिव पोइट्री पढ़िए, छोड़िए जो सब भी दिलचस्पी हो वो भी पढ़े, लेकिन पोइट्री ज्यादा से ज्यादा पढ़िए यार, तब सारा काम शायरी से है मामला। अनीस को जरूर पढ़िए, अनीस बहुत बड़ा शायर है, मीर अनीस। अगर आप जबान के मद्दा है, आपको जबान पे काम करना अच्छा लगता है ना, जबान के अशार अच्छे लगते हैं, तो आप ये 2-3 शायरों को जरूर पढ़िए, दाद दहलवी को, इंशा अल्लाह खान इंशा को, मीर अनीस को, जोश मलिया वादी को। तो बहुत बड़ी रिच इनकी लैंग्वेज है और आपको बहुत लैंग्वेज इसमें मजा आएगा, आपको ये जबान अच्छी लगने लगेगी अगर आपको ये शायरों को पढ़ेंगे तो। और कोई सवाल किसी का? और शुड वी कॉल इट फॉर अ डे? जाते जाते चिराग जी आपकी गजल के कुछ अशार हो जाते। अच्छा, एक कुछ शेर आप सुन लीजिए मुझसे। उसके बाद ऐसा है कि ये जो आज का सेशन है ये खत्म तो क्या होता है, यहाँ पे हम इसे मुलतवी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है भाई, इसके आगे के जो ये सफर आपको खुद जारी रखना है। अगर आपको जरूरत होगी तो मैं कोशिश करूंगा आपकी फिर कुछ मदद कर सकूं तो। गजल, चलिए कुछ शेर सुन लीजिए, एक आध शेर सुन लीजिए किसी गजल से। ए फूल बेचने वाले तुझे गुमान भी है, ए फूल बेचने वाले तुझे गुमान भी है कि तेरे शहर में तेजाब की दुकान भी है। क्या बात है, बहुत कुछ। ए फूल बेचने वाले तुझे गुमान भी है कि तेरे शहर में तेजाब की दुकान भी है, और हमारे दिल में कभी पाँव के निशान बना, हमारे दिल में कभी पाँव के निशान बना, इस सड़क की तरफ तीर का निशान भी है। तीर का निशान भी है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। शुक्रिया। कि सड़क की तरफ तीर का निशान भी है, और ये आसमान अगर सायबान है तेरा, ये आसमान अगर सायबान है तेरा, तो भूल मत कि किसी का ये पायदान भी है। क्या बात तो है। भूल मत कि किसी का ये पायदान भी है। और जब आज उसने बताया तो मुझको याद आया, जब आज उसने बताया तो मुझको याद आया, यही कि उसकी गली में मेरा मकान भी है, यही में मेरा मकान भी है, और बनाए यही कि उसकी गली में मेरा मकान भी है, बना रखा है किसी ने हथेलियों को फसील, बना रखा है किसी ने हथेलियों को पहाड़, चराग अब के हवाओं का इम्तिहान भी है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। सॉरी, मेरी बहुत तमाम मेरा एक सर, सॉरी आपका वक्त लूंगा मैं, मेरा एक सवाल रह गया था मेरा सर। जी अगर जी आपके पास फरमाइए। वक्त है तो। नहीं फरमाइए। हाँ सर जी सर, मेरा एक सवाल नज्म के लिए है कि नज्म, जैसे कि नज्म में मैं अगर मैं किसी से सुनता हूँ तो अगर 2 तरफ से नज्में होती है, कि एक होता है जिसमें 3 स्टेप होते हैं नज्म की, और अगर दूसरी तरफ मैं अगर किसी को सुनता हूँ तो कि कोई नज्म का कोई प्रोसेस नहीं होता, आप जो भी दिल में एज इट इज आप लिख सकते हैं। देखिए इसे बोलते हैं हम नसरी नज्म। ये एक इजाफा है उर्दू की शायरी में जो कुछ वक्त से हमारी शायरी में शामिल हुआ, और इसमें इम्कानात हैं, लोग काम कर रहे हैं नसरी नज्म को लेकर। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि नसरी नज्म भी जो बेशतर अच्छे शोरा कह रहे हैं वो भी बहर की शायरी कर चुके हैं ज्यादातर, जो अच्छी तो वही कह पा रहे हैं, आप ये जान के चलिए। लेकिन जो उर्दू में नज्म की शायरी हुई है उसमें भी ज्यादातर शायरी बहर में हुई है, या तो बहर की नज़में जो मसनवी स्टाइल से आई है, वो कसीदे से आया है नज़म का एक स्ट्रक्चर, और दूसरी जो नज़म है वो होती है एक आज़ाद नज़म इस तरह की कि उसमें गीत की शक्ल में तो नहीं होती है, या बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है कहीं से, वो गीत की शक्ल में तो नहीं होती, लेकिन वो मिसरे छोटे बड़े नजर आते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अरकान चल रहे होते हैं, एक साइकिल चल रही होती है। जैसे कि आप जावेद साहब को पढ़ें या गुलजार साहब को पढ़ें, उनकी बेशतर नज़में
तो आपको, या आप मोहम्मद अलवी को, जितने भी जदीद शायर हुए हैं, जो बड़े शायर हुए हैं, अख्तर उल ईमान, मीरा जी, नून मीम राशिद, मजीद अमजद, तो आप इन लोगों को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं आपको बेबहर, इसमें बहर मिलेगी इनकी इन नज़मों में भी। आप जावेद साहब की कोई भी एक नज़्म देखेंगे ना, तो उसके अंदर एक साइकिल चल रहा होगा इसका ही, ट्यून का। जैसे उनकी एक नज़्म है, मैं भूल जाऊं उसे अब यही मुनासिब है, सुनने में लग रहा है मैं भूल जाऊं से अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो। कोई ख्वाब नहीं, यहाँ तो दिल का ही आलम है, क्या कहूं कमबख्त, भुला सका ना मैं वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं तुमसे कह नहीं पाया, वो एक रब्त जो हमें कभी रहा ही नहीं, मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। अब यार तुम, आपको लगेगा यार कहीं तो इसमें छोटा मिसरा था, कोई बड़ा मिसरा था, लेकिन आप इसे जब पढ़ेंगे इन टोटल तो पूरा बहर में होगी गजल, है ना। मैं भूल जाऊं तो मैं अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं। आप इसे गा सकते हैं, है ना। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, तो आप ऐसा नहीं, आप गा सकते हैं। तो उसके अंदर भी बहर है, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ बहर नज्म है वो नसरी नज्म है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें कोई स्कोप नहीं है या इम्कानात नहीं है, उसमें भी कुछ जो अच्छे शायर हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बेशतर शुरा वही हैं जो बहर की पूरी मालूमात रखते हैं, उन्होंने बहर में भी शायरी की हुई है। तो हमें कोई भी फैसला, अगर हमें फैसला करना है कि हम बहर में शायरी नहीं करेंगे साहब, तो आपको ये तब तक हक नहीं है कहने का, अगर आपको बहर के इल्म ही नहीं है। अरे भाई आपको इल्म नहीं है तो आप करेंगे भी कैसे? फैसला तो आपने तब किया ना कि नहीं करेंगे जब आपको बहर आती थी, अब नहीं करेंगे बहर में, हमें आती थी बहर में। तो नज्म एक बहुत बहुत अपने आप में मकबूल, इन दिनों तो बहुत छाई हुई है नज्म। अगर आप लोग नज्म की शायरी पसंद करते हैं तो नज्म के शुरा को पढ़िए, जदीद शुरा को पढ़िए, फिर तो जोश मलिहाबादी को जरूर पढ़िए। और मैंने जो भी नाम गिनाए आपको, जो जदीद शायर थे नज्म के भी, आप में दिलचस्पी रखता हूँ नज्म में। सूरज साहब का क्वेश्चन था नहीं, सूरज भाई आपको कोई और कंफ्यूजन? ये था कि मैंने किसी से सुना था कि आप जैसे नसरी नज्म होती है वो मतलब बहर तुरक्षण दे रहे हो, बीच में कुछ उसका डिटेल्स दे रहे हो और लास्ट में उसका कुछ जो भी कंक्लूजन होता है वो दे रहे हो, तो ऐसा कोई फॉर्मेट होता है? आप सोचिए कि आप एक पहले ही नसरी नज्म कह रहे हैं, आप कोई फॉर्मेट तो आप पहले से क्यों कहेंगे, आप वज़न में कहेंगे। नसरी नज्म कहने के बाद आपको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करने की जिम्मेदारी महसूस हो रही है भाई? जैसे भी तो कहा जा सकता। जावेद अख्तर साहब से जब भी ये सवाल किया जाता है वो फरमाते हैं कि यार आप प्रोज को इतना छोटा क्यों समझते हैं कि आप पोइट्री के नाम पे प्रोज सुनाएंगे। पोइट्री और प्रोज, तो अगर आपका जो लिखा हुआ गाया ही नहीं जा सकता, उसमें कोई रिदम ही नहीं है, तो इसे आप पोइट्री फिर भी कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब तो ये आप प्रोज को कोई छोटी चीज समझते हैं। आपकी नजरों में प्रोज की इज्जत नहीं है, आप इसे पोइट्री कह के खुश होना चाहते हैं।